हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम इन्फ्लेशन के चैप्टर को कवर कर रहे थे। उसके मोस्टली पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। केवल दो पार्ट हमारे बचे हुए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे अभी कि क्या इफेक्ट आएगा इन्फ्लेशन का हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट एरियाज के ऊपर, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 मेजर एरियाज के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन अगर हाई इन्फ्लेशन होता है या माइल्ड इन्फ्लेशन होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बिजनेस एंड ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन को हम जब भी कंसीडर करेंगे तो ये देखेंगे कि अगर माइल्ड इन्फ्लेशन होता है तो क्या इंपैक्ट आएगा, और हायर इन्फ्लेशन होता है तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इम्पैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इम्पैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर हम बात करते हैं कि भाई जब इन्फ्लेशन होगा तो फिक्स्ड इनकम जो ग्रुप होगा, फिक्स्ड इनकम ग्रुप जैसे जो सैलरीड पर्सन है, जैसे कोई भी जॉब करता है उसके ऊपर, या जो पेंशनर हैं जिनकी पेंशन ही एक इनकम सोर्स है, तो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी सैलरी तो उतनी ही है, उनके पास इनकम तो उतनी ही है, लेकिन प्राइजेस बढ़ गए हैं। प्राइजेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो कम क्वांटिटी बाय कर पाएंगे, उतनी क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे। अगर उतनी क्वांटिटी बाय करनी है तो और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, पहला पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं डेटर बेनिफिशियरी। डेटर बेनिफिशियरी का मतलब क्या है कि जैसे हम बात करते हैं रीपे लोन विद डिवैल्यूड मनी। अगर मान लो इन्फ्लेशन हो गया, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज का नोट है, ठीक है, 100 रुपीज का नोट है। आज से मान लो 20 साल पहले, 20 ईयर पहले 100 रुपीज क्या थे, बहुत मायने रखते थे। 20 ईयर पहले 100 रुपीज होना बहुत मायने रखता था, बहुत कुछ खरीद सकते थे आप 100 रुपीज में 20 ईयर एगो। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो 100 रुपीज में आता ही क्या है, कुछ भी नहीं आता। एक आप कॉफी भी बाय नहीं कर सकते 100 रुपीज के अंदर, ठीक है। अगर सही से रेस्टोरेंट, सही से क्या नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर भी बैठे हैं तो वहां पर आप 100 रुपीज में कॉफी भी बाय नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यू रह गई 100 रुपीज की। क्यों रह गई है? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। इन्फ्लेशन होने की वजह से जो आपका करेंसी नोट था उसकी जो पावर है वो कम हो गई है। अगर मान लो किसी ने 20 साल पहले आपसे लोन लिया था, 20 साल पहले आपसे लोन लिया था, तो उस टाइम पर वो जो लोन का पैसा था वो बहुत मायने रखता था, उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ। लेकिन वही पैसा आज अगर वो आपको लौटा रहा है तो आज उस पैसे की उतनी वैल्यू नहीं है। तो यहां पर जो मेन बेनिफिट होता है, मेन बेनिफिट होता है जब भी इन्फ्लेशन होता है, डेटर का बेनिफिट होता है। डेटर कौन होता है? दो शब्द होते हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर। सपोज मैं, जैसे मेरा नाम ही लिख देते हैं सुंदरपाल आपको समझाने के लिए, और डेटर हैं आप, यू लिख दिया मैंने आपके लिए। मैंने आपको क्या दिया है? लोन दिया है। मैंने आपको क्या दिया बेटा? लोन दिया है। अब आप कभी ना कभी, हो सकता है 5 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, इस लोन के पैसे को मुझे वापस दोगे ना। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो डेटर को क्या फायदा होता है कि उसकी उस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रह चुकी है, उसका रीपेमेंट करते समय क्या हो चुकी है, वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है, डीवैल्यूड हो चुकी है। तो यहां पर जो डेटर है उसको बेनिफिट होता है, और जो क्रेडिटर है उसको लॉस होता है जब भी इन्फ्लेशन होता है। तो यहां पर क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर को लॉस होगा इन्फ्लेशन की होने की वजह से, और डेटर को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ इनइक्वालिटी का हम कैसे डिस्कशन करेंगे? फॉर एग्जांपल कि
आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, काफी सारा पैसा है, काफी सारा पैसा है, और आज आपने वो इन्वेस्ट कर दिया, आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आगे चलकर उस सेक्टर के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया, चाहे स्टॉक्स खरीदे आपने, चाहे प्रॉपर्टी खरीदी, वहां पर इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या होगा, आपने जहां पर भी इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो जिनके पास वेल्थ होती है उनके मजे होते हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि वहां पर प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं। और जो आम इंसान है, जो सोच रहा था कि मुझे भी अपने सपनों का घर खरीदना है, वो तो घर खरीद ही नहीं पाएगा, उसके लिए तो और महंगा हो गया। तो जो जिनके पास रिसोर्सेज थे, जिनके पास एसेट्स थी, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको फायदा होता है किस चीज का, इन्फ्लेशन का। तो एसेट ऑनर्स गेन द एसेट ऑनर गेन एंड वाइल पुअर सफर, जो पुअर व्यक्ति होते हैं वो सफर करते हैं। तो ये हमने इंपैक्ट देखा किसका, इन्फ्लेशन का, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो इनकम अर्नर थे वो क्या करेंगे, इनकम अर्नर्स की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जिनके पास वेल्थ थी उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी इन्फ्लेशन होने की वजह से। तो ये हमने फर्स्ट इंपैक्ट कवर किया। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, अगर इन्फ्लेशन माइल्ड लेवल का है, माइल्ड यानी कि हल्का फुल्का हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, 4% 5% के बीच में, तो ये क्या होगा, माइल्ड है, ठीक है, कंट्रोल्ड है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाएंगे और प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, वो सेटिस्फाई होंगे। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट होता है माइल्ड इन्फ्लेशन के अंदर। लेकिन जब हायर इन्फ्लेशन होता है या अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाते हैं लेकिन खरीदार नहीं होते हैं, खरीदार नहीं होते हैं, तो ये अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पाते हैं, और कहीं पर नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं, और किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये लॉस क्रिएट करता है, लॉस क्रिएट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब इन्फ्लेशन होता है तो प्रोड्यूसर के लिए जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके अंदर वेजेस है, रॉ मटेरियल है, इनके प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब इन्फ्लेशन होता है तो जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जब उनको दाम इंडिया के अंदर ही मिलेंगे, हाई प्राइजेस मिलेंगे, तो वो एक्सपोर्ट करने में क्यों इंटरेस्ट लेंगे। तो एक्सपोर्ट भी क्या होता है, कम हो जाता है, वो इंडिया के अंदर ही सेल करने की कोशिश करते हैं कि जब दाम अच्छे यहीं पर मिल रहे हैं तो हम यहीं पर सेल करें। तो इंडस्ट्री रिलायंट ऑन इंपोर्ट सफर फ्रॉम द करेंसी डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन में रेज द नॉमिनल इनकम बट रियल इनकम में फॉल। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे इन्फ्लेशन होता है तो आपका, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो डीए वगैरह, डियर अलाउंस वगैरह इंक्रीज होते हैं, और आपकी सैलरी भी रिवाइज होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मान लो वेजेस इंक्रीज हो गई, तो जिस रेशो में सैलरी इंक्रीज हुई है उससे कहीं ज्यादा रेशो के अंदर मार्केट के अंदर अदर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े हैं। तो यहां पर आपकी सैलरी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन रियल में सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि उतना ही इंपैक्ट क्या आ गया है, मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गया है, अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। तो आप यहां पर कहोगे कि नॉमिनल इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन रियल में इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन है। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन है तो जो प्रोड्यूसर है वो कमा पा रहे होंगे, वो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लेबर चाहिएगी, सब देखेंगे भाई बिजनेस करने में फायदा है तो बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, तो इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। इंप्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नया प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नया प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमें लेबर चाहिएगी। लेकिन जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हेजिटेट करते हैं नया प्रोडक्शन करने से, क्योंकि पहले वाला माल ही नहीं बिक रहा है, तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, हमारा इंपैक्ट ऑन बिजनेस एंड ट्रेड, इंपैक्ट ऑन बिजनेस एंड ट्रेड।
कि बिजनेस और ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट बिकम द लेस कम्पिटिटिव, अभी जैसे मैंने ये पॉइंट थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो एक्सपोर्ट है वो लेस कम्पिटिटिव बन जाएगा। लोग इंडिया के अंदर अगर प्राइस बढ़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर ही सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या है। तो एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं होगा लोगों का। दूसरा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रखा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रखा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रखी है, ठीक है, तो क्या होगा, हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, इंपोर्ट कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ट्रेड बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट प्राइस चेंज रिड्यूस द बिजनेस प्लानिंग एबिलिटी, कि हम आगे का फ्यूचर का प्लान नहीं कर पाएंगे कि फ्यूचर में हमें कितना प्लान करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रखा है, तो ये इंपैक्ट आएगा। उसके बाद स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एंड रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि भाई जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या सोचेंगे लोग कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, इस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं और ये आगे चलकर और महंगी हो जाएगी। तो स्पेक्युलेटिव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ेंगे, आज 1 लाख है तो कल को 2 लाख हो जाएंगे, तो आज मैं क्या करता हूं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं जितना ही पैसा है, या किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेता हूं। तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो इंक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। तो जाहिर सी बात है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो चीजों को बाय कर सकें, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो उनकी नीड की चीजें हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आल्सो राइज ऑन वेजेस, सब्सिडीज एंड स्कीम्स। और उधर से क्या होगा कि भाई इन्फ्लेशन हो रखा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो लोगों, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो उनके ऊपर क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। तो जीएसटी वगैरह और डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट की इनकम भी इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट की इनकम भी इंक्रीज होगी। पब्लिक डेट बर्डन क्या होगा, डिक्रीज होगा इन रियल टर्म्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, बेनिफिटिंग द गवर्नमेंट एज बोरोवर। पब्लिक डेट बर्डन decreases in real terms due to inflation benefiting the गवर्नमेंट एज बोरोवर। तो पब्लिक जो डेट है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होने की वजह से गवर्नमेंट को क्या है, टैक्स की इनकम ज्यादा मिल रही है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का के ऊपर और लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट को लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, इनकम जनरेट होती रहेगी। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो माइल्ड इन्फ्लेशन के अंदर क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती है, अच्छी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन हायर इन्फ्लेशन के अंदर जो लोगों की सेविंग है और जो प्लानिंग है वो सारी बिगड़ जाती है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो वहां पर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। और जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन आएगी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है हमारी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारे टोटल मिलाकर इम्पैक्ट था किसका, इन्फ्लेशन का, अलग अलग एरियाज के ऊपर। तो ये हमारा कवर हुआ। एक छोटा सा सेशन और बाकी है जिसके अंदर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं।